तो पिछली क्लास में सिलेबस देखने के बाद, चूँकि ये पहली क्लास है, तो आज हम पहला चैप्टर अपना देखेंगे जलवायु विज्ञान का। कौन सा? सूर्यातप। सूर्यातप यानी इंसुलेशन। ये हमारे जलवायु विज्ञान का पहला चैप्टर होगा और इसमें हम क्रम से ही पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि अगर क्रम बिगड़ेगा तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाले और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसे एक मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण जलवायु विज्ञान है, जिस पे पूरा का पूरा भूगोल टिका है। अगर जलवायु विज्ञान आपका क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए कि पूरी ज्योग्राफी में आप 40% से 50% के बीच में चीज़ों को छोड़ रहे हैं। सिलेबस इतना लंबा नहीं है, लेकिन ये बेस है और बाकी सेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि इंसुलेशन क्या है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की ऊर्जा हैं, उनका जो प्रधान स्रोत है, मेन सोर्स है ऊर्जा का, वो सूर्य है, ठीक है। और उस सूर्य ही है जो सौर मंडल के सभी ग्रहों को ऊर्जा की क्या करता है? सप्लाई करता है। आप कह सकते हैं सभी ग्रहों पे, पृथ्वी पे चूँकि जीवन है, बाकी ग्रहों पे भी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को सूर्य के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। तो फिर सूर्य पे के पास ये ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य के अंदर ये सन है, इसके अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन होता है। इस प्रक्रिया के बाद इसके कोर में ये घटना होती है, जो सूर्य का कोर है वहाँ पे हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन होता है और ऊर्जा की एक बहुत भारी मात्रा रिलीज होती है, जो कि इसकी सतह से हो करके आगे बढ़ती है। अब किस रूप में ये आगे बढ़ती है? ध्यान रहे, फोटान, ठीक है। और ये जिस सतह से सूर्य की ऊर्जा निकलती है, इसको क्या कहते हैं? सूर्य की सतह को क्या बोला जाता है? सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं, जो प्रकाश मंडल होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, फोटोस्फीयर से सौरिक ऊर्जा फोटान के रूप में कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। अब ये जो ऊर्जा निकली है फोटान के रूप में, ये सबसे पहले कहाँ पहुँच रही है? क्रोमोस्फीयर में। और क्रोमोस्फीयर क्या है? सूर्य का वायुमंडल है। ये जो है ये सूर्य का वायुमंडल है, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सूर्य का वायुमंडल है जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। अब क्रोमोस्फीयर को ये पार करेगी ऊर्जा। देखिए, मैं पृथ्वी के संदर्भ में बातें कर रहा हूँ, लेकिन सूर्य के चारों तरफ ये एनर्जी निकलती है। ये ऊर्जा सूर्य के चारों ओर ऊर्जा निकलती है, लेकिन जब ये पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं? इंसोलेशन, ठीक है, अर्थात सूर्यातप। इंसोलेशन का मतलब होगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म इंसोलेशन है। कभी आपसे पूछ सकता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग से इन निकाल लिया गया, सोलर से SO निकाल लिया गया, इन SO, और रेडिएशन से लास्ट के 4 अक्षर निकाल लिए गए, लेटर निकाल लिए गए, और बन गया इंसोलेशन, ठीक है। यानी सूर्यातप, सूर्य से आने वाला ताप, इसी को सूर्यातप कहते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है। अब बात आती है कि जो फोटान के रूप में ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है, और ये इसका पूरा वायुमंडल है। तो जो फोटान के रूप में ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंची है, एक फोटान में कितनी ऊर्जा होती है, इसके एनालिसिस को सोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? एक फोटान में कितनी ऊर्जा होती है, इसको सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसी की एनालिसिस किया जाता है कि फोटान जो होता है, एक फोटान के रूप में चूंकि ऊर्जा निकली है सूर्य से और वो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच रही है, तो फिर उस फोटान में
उसका एनालिसिस किया जाए अगर, तो उस एनालिसिस को ही सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सोलर स्पेक्ट्रम में अनेक प्रकार से ऊर्जा होती है, तो वो हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार से ऊर्जा सोलर स्पेक्ट्रम में नजर आती है, यानी सौरिक जो स्पेक्ट्रम है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, ध्यान रखिएगा, एक्स और गामा रेज आती है। एक्स और जो गामा रेज होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है या सबसे लघु होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य कितना होती है, 0.005 से 0.0005 से 0.01 माइक्रोन। ठीक, ये इसका क्या है, तरंग दैर्ध्य है। अब अगर इतनी शॉर्ट तरंग दैर्ध्य की कोई किरण है तो निश्चित तौर पे उसे आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो आपकी क्षमताओं से परे है, आप उसे देख नहीं पाएंगे। दूसरा जो होगा वो यूवी रेज है, जिसे अल्ट्रा वायलेट किरण कहते हैं आप। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.2 से 0.4 माइक्रोन। यानी इसकी वेवलेंथ इससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी हमारी जो क्षमताएं हैं देखने की उससे कहीं बहुत दूर होती है, इस यहाँ तक भी हमारी नज़र काम नहीं कर सकती। तीसरा विजिबल रेज है। विजिबल रेज का नाम ही विजिबल इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी विजिबिलिटी आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो स्पेक्ट्रम है, तरंग दैर्ध्य है, वो क्या होता है, ये 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोन तक होता है। 0.4 से 0.7 माइक्रोन। ठीक, ये आपके लिए यूजफुल होता है, आप इसे देख भी पाते हैं। इसमें भी अब इसका जो रेंज है वो 0.4 से 0.7 तक है। विजिबल रेज में 7 प्रकार की रेज आती हैं। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हम उनको वेवग्योर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, ये 7 रंग हैं, 7 रंग के प्रकाश हैं, लेकिन इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ 5 को देख पाते हैं। हमारी जो विजिबिलिटी है वो इन 5 को देखने की है, हमारी जो क्षमताएं हैं वो इन्हीं 5 को देख सकते। इसके बाद में इंफ्रारेड किरणें हैं। क्या है, इंफ्रारेड। तो जो इंफ्रारेड रेज होती है ये भी हम नहीं देख पाते हैं। इनकी रेंज क्या होती है, 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोन तक। 0.7 से 3 माइक्रोन जो इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये लॉन्ग वेवलेंथ हो जाता है। और फिर आता है हीट रेंज। जो हीट रेंज होती है इसकी भी वेवलेंथ अधिक ही होती है, लगभग 3 से 3000 के आसपास, 3000 माइक्रोन। ये भी हम नहीं देख पाते हैं। और फिर आती है रेडियो रेज, जो रेडियो किरणें होती हैं। रेडियो किरण, इसकी तो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो इसको देखने का सवाल ही नहीं बनता। सूर्य से फोटान के रूप में जो ऊर्जा निकली है उसका जो कॉम्बिनेशन है उस ऊर्जा का वो यही है, और ये पूरा पृथ्वी की ओर आगे बढ़ जाता है। अब बात आती है कि जो सूर्य से ऊर्जा आने वाला जो सोलर स्पेक्ट्रम है सूर्य से, वो से पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कैसे कंज्यूम करता है। देखिए, वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर की है, और 1000 किलोमीटर के ऊपर यानी जो 1000 किलोमीटर की स्थिति है वहाँ पर आयन मंडल होता है। तो जो हमारे पास जो एक्स और गामा किरणें होती हैं वो आयन मंडल में क्या होती हैं, आयनित हो जाती हैं। इनका काम कहाँ समाप्त हो जाता है, आयन मंडल में ही खत्म। अब जब एक्स और गामा किरणें आयन मंडल में खत्म हो जाती हैं, फिर बची यूवी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें, ये वाली। ये थोड़ा सा वायुमंडल में और नीचे आती हैं। तो वायुमंडल में आप देखेंगे ओजोन की भी एक लेयर है, वो मैं आपको अगली ही क्लास में वायुमंडल की संरचना में बताएंगे। तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं
ये वहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, कहाँ, ओजोन मंडल में। बाकी कौन बचता है, विजिबल रेज, फिर उसके बाद में इंफ्रारेड, फिर हीट रेज, रेडियो रेज, ये सब हैं जो पृथ्वी पर आती हैं। लेकिन रास्ते में और भी घटनाएं होती हैं। विजिबल रेज के लिए क्या है कि सतह पे आते ही पेड़ पौधे मौजूद हैं, वो अपनी कैनोपी फैला के बैठे हैं। पता लगा कि विजिबल रेज आई और वो प्रकाश जो आया उसको ले करके पौधे प्रकाश संश्लेषण कर दिए, उनको वहाँ पे निपटा दिए। बाकी जो हीट रेज है, ये सब रेडियो रेज है, ये सब आई पृथ्वी तक, सतह पे पहुँची, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी गई, कुछ सतह द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई। ये पूरी प्रक्रिया होती है। यानी जो सूर्य से प्रकाश निकला था, पृथ्वी की तरफ जितना ऊर्जा आ रही थी, वो वायुमंडल में और फिर पृथ्वी की सतह तक पहुँचते पहुँचते उनका काम समाप्त हो जाता है। यूजीसी में एक बार प्रश्न बना था, सौर स्थिरांक क्या होता है? सोलर कांस्टेंट जो होता है वो क्या है? तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो पृथ्वी के जो वायुमंडल है, वायुमंडल का बाहरी हिस्सा आयन मंडल, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो अगर सूर्य का ये जो प्रकाश है या सूर्य ऊर्जा है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में यहीं से तो इंटर करेगा, आयन मंडल से ही तो पृथ्वी जो बाहरी सतह है, आयन मंडल का बाहर वाला हिस्सा है, उस हिस्से से जो ऊर्जा, सौरिक ऊर्जा 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर में जितनी कैलोरी ऊर्जा प्रवेश करेगी पृथ्वी के वायुमंडल में, वही सौर स्थिरांक होगा। क्या होगा? वही सौर स्थिरांक होगा। अब अगर यहाँ पर 1 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में, आप ध्यान रखें, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में प्रति मिनट कितनी ऊर्जा निकल रही, पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर कर रही है, ठीक है, यही होगा सौर स्थिरांक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल बनता है कि क्या सौर स्थिरांक हमेशा एक जैसा ही रहेगा या इसमें कोई चेंजिंग आएगी? तो सौर स्थिरांक एक जैसा ही रहता, हमेशा बराबर ही रहता, वो कम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन तब जब सूर्य और पृथ्वी की स्थिति हमेशा एक जैसी होती। अगर सूर्य और पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन है तो फिर उसका जो सौर स्थिरांक है, यानी सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली ऊर्जा जो है और उसके वायुमंडल में जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है, उसमें बदलाव आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होगा तब ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, और जब सूर्य पृथ्वी से दूर होगा तो ज़्यादा कम ऊर्जा आएगी। यही स्थिति होती है जनवरी में, जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है, जिसे एक स्थिति होती है पेरिहेलियन की, ठीक है, पेरिहेलियन या फिर उपसौर के समय। पेरिहेलियन के समय सूर्य से नज़दीक होती है पृथ्वी, तब उस समय जो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा आ रही है पृथ्वी के वायुमंडल में, वो कितनी हो जाती है? उस समय 2.01 कैलोरी होती है। कितना? 2.01 कैलोरी प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, प्रति मिनट। क्योंकि इस समय पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो ऊर्जा ज़्यादा मिलता है पृथ्वी को। लेकिन अपहेलियन की स्थिति में कब क्या होती है? जुलाई के समय, ये चीज़ मैं ज्वारभाटा में आपको पढ़ाया गया है, आगे भी इस पे और बातें होंगी। अपहेलियन के समय क्या होता है? अपहेलियन के समय पृथ्वी सूर्य से थोड़ा दूर चली जाती है, जनवरी के समय। तब ऊर्जा की जो मात्रा होती है 1.89 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होती है। 1.89 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये स्थिति आप ध्यान रखिएगा कि यह सौर स्थिरांक जो होता है ये परिवर्तनशील है। यूजीसी ने यही प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है आगे भी ये क्वेश्चंस कि क्या सौर स्थिरांक स्थिर होता है? तो जवाब होगा नहीं, सौर स्थिरांक स्थिर नहीं है। ये पृथ्वी और सूर्य की स्थितियों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आयन मंडल से सौरिक ऊर्जा इंटर कर चुकी है कहाँ? पृथ्वी के वायुमंडल में। और ये भी आपने देख लिया कि ये जो एंट्री है इसकी, इस एंट्री को सौर स्थिरांक कहते हैं, बशर्ते उसका एक निश्चित क्षेत्र आप ले लीजिए
एक निश्चित समय ले लीजिए। ठीक, निचले वायुमंडल में जो धूल-कण, बादल या फिर जलवाष्प, इस तरह के जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व मिलते हैं, ये सौरिक ऊर्जा के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इसी में आप देखेंगे तो जो बादल होता है, बादलों में चूंकि जलवाष्प की मात्रा ठीक ठाक होती है, कोई कोई बादल इतना ठंडे हो जाते हैं कि उन बादलों में बर्फ़ के क्रिस्टल मिलते हैं। उन क्रिस्टलों की क्या प्रकृति होती है कि जो सौरिक प्रकाश होता है, सौरिक ऊर्जा होती है, वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी परावर्तित कर देते हैं। तो एक व्यवहार जो वायुमंडल में घटित होता है उसको परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आगे और भी बताऊंगा आपको। परावर्तन का व्यवहार होता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का व्यवहार यहाँ नज़र आता है उन बर्फ़ के जो क्रिस्टल होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, इसको एक नाम से जानते हैं और वो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, एल्बिडो। क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो को हम आगे बताते हैं कैसे होता है। कुछ प्रकाश तो रिफ्लेक्ट कर दिया गया या सौरिक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर दिया गया, बाकी सौरिक ऊर्जा थोड़ा सा और आगे बढ़ी, फिर उनको क्या मिल गया? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो सौरिक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं वो इंसोलेशन है, सूर्यातप है, यानी सूर्य से आने वाला ताप। ठीक, उसी की बात हो रही है। कुछ इंसोलेशन जो आगे बढ़ा तो उनको मिल गया जलवाष्प। यही जलवाष्प निचले वायुमंडल में जलवाष्प बना हुआ है, लेकिन जब ये ऊपर चला जाता है तो चूंकि टेम्परेचर में कमी आने की वजह से ये क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं और बादल बन जाते हैं। ठीक है, बादलों में क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब ये जलवाष्प के रूप में रहते हैं तो चूँकि इनकी प्रकृति ठंडी होती है, वाटर्स हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? ये सूर्य हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। एब्जॉर्ब यानी अवशोषण। तो दूसरी घटना जो घटती है वायुमंडल में इस प्रकाश, इस सूर्यातप के साथ, वो कौन सी घटना होती है? अवशोषण की। अब कुछ इंसोलेशन फिर आगे बढ़ेंगे, फिर धूल कण मिलेंगे। अब ये धूल कण क्या काम करते हैं? इन धूल कणों से जो इंसुलेशंस होते हैं ये टकरा जाते हैं। ठीक है, और टकराने से क्या होता है कि एनर्जी ऑफ बंडल जो है, जो फोटान होते हैं, जब इन धूल कणों से टकराते हैं तो फिर उनमें बिखराव आ जाता है, वो बिखर जाते हैं। इसको बोलते हैं विसरण, यानी प्रकाश का विसरण हो जाता है। आपने ये शब्द सुना होगा। तीसरी घटना होती है निचले वायुमंडल में विसरण की। विसरण, इन सारे कारकों पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि जो इंसोलेशन सूर्य ने पृथ्वी की तरफ भेजा था उसके साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ वायुमंडल में। और यही विसरण की ही घटना है कि जब आपके कमरे में लाइट नहीं होती है और आप खिड़की खोल देते हैं तो आपके कमरे में रखी चीज़ें भी दिखाई देती हैं, जबकि यहाँ डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है। तो ये विसरण के कारण या डिफ्यूजन के कारण ही संभव हो पाता है। फिर अगली घटना क्या होती है? प्रकीर्णन की। ठीक है, इससे ये छोटे कण होते हैं धूल कण के, इससे जब सूर्य का इंसोलेशन टकराता है तो उसमें एक बिखराव पैदा होता है। ये सारी घटनाएं वायुमंडल में हो रही हैं। अब इसके बाद में जो सूर्यातप बच जाता है वो आता है कहाँ? पृथ्वी की सतह तक। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पे कुछ चीज़ें होती हैं जो इनके साथ अलग अलग व्यवहार करती हैं। जैसे बड़े बड़े जंगल हैं जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ठीक है, जैसे जंगल मतलब वनस्पतियों को आप ध्यान में रखिएगा, उनमें एल्बिडो बहुत कम होता है वनस्पतियों में, यानी वो परावर्तन बहुत कम करेंगे और चीज़ों को, प्रकाश को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, अवशोषित कर लेते हैं उनको। ठीक है, कुछ चट्टानें होती हैं, सूखी चट्टानें। अब चट्टानों की प्रकृति बताएगी कि वो कितना अवशोषण करेंगे सौर ऊर्जा का या इंसोलेशन का। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो लगभग 97% तक अवशोषित कर लेती हैं चीज़ों को। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे बलुई चट्टान। अगर कोई सतह है जहाँ पे बालू है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन अधिक होता है, यानी परावर्तन अधिक होगा, अर्थात उसका एल्बिडो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप देखेंगे कि बर्फ़ की चोटियाँ, जो पर्वत की चोटियाँ, वहाँ पे बर्फ़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वो सब उनका रिफ्लेक्शन जो होता है, परावर्तन या फिर आप कहें एल्बिडो, वो अधिक होता है, वो सीधा परावर्तित कर देती हैं। तो वायुमंडल के लक्षणों से निपट कर जो इंसोलेशन सतह तक पहुंचा, सतह पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो उनके साथ अलग अलग व्यवहार करती हैं एब्जॉर्ब करने में या उनको डाइल्यूट करने में। ऐसे महासागर चूंकि आप देख रहे हैं 70% क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, जो जलराशियों पे जो प्रकाश पड़ता है या फिर जो इंसोलेशन पड़ता है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं पृथ्वी की सतह पर होती हैं। बाकी इसके बाद भी अगर कोई इंसोलेशन बचा है थोड़ा बहुत, तो वो पृथ्वी की सतह द्वारा क्या किया जाएगा, अवशोषित करके समाप्त कर दिया जाएगा मैटर को। एल्बिडो का अर्थ होता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वो मात्रा जो सतह द्वारा बिना अवशोषित किए शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में वायुमंडल में वापस भेज दी जाती है, वही एल्बिडो होता है। अब अलग अलग क्षेत्रों की एल्बिडो अलग होता है। जैसे बर्फ़ जो होता है वो ज़्यादा प्रकाश को वापस कर देता है, कोई भी चिकनी सतह जो होती है वो ज़्यादा प्रकाश को या ज़्यादा ऊर्जा को वापस कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं बिना अवशोषण के ही, तो वो उसका एल्बिडो अधिक होता है। कोई सतह ऐसी होती है, खुरदरी सतह होती है, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करती है बहुत ज़्यादा, उसका एल्बिडो कम होगा। ठीक है, तो ये होती है एल्बिडो। अब बात आती है कि अगर पृथ्वी ने जो अवशोषित किया, जैसे जलराशियों ने अवशोषण कर लिया, पृथ्वी की सतह ने अवशोषण कर लिया, जो चट्टानें हैं, तो जो सौरिक ऊर्जा को या इंसोलेशन को ये पृथ्वी ने अपने लिए प्रयोग किया है, क्या ये हमेशा अपने पास ही रखेगी या फिर इसका कुछ होगा? भाई जो ऊर्जा सूर्य से आया है इंसोलेशन, वो फिर वापस भी जाना है कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। दिन में सौरिक ऊर्जा प्राप्त होता है तो फिर रात में ये ऊर्जा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है यहाँ से पृथ्वी से। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो सौरिक ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, और जो पृथ्वी द्वारा रिलीज किया जा रहा है या मुक्त किया जा रहा है ऊर्जा रात में, वो लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होती है। एक रूल्स होता है, वो आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। जो पिंड अधिक गर्म होगा, जो पिंड अधिक गर्म होगा वो शॉर्ट वेवलेंथ की किरणों को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेज होती है, यानी लघु तरंग दैर्घ्य की जो किरणें हैं, उनकी जो क्षमता है, भेदन क्षमता अधिक होती है, भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी की तुलना की जाए तो कौन ज़्यादा गर्म होगा? सूर्य ही होगा, हाई एनर्जी सोर्स है। तो जो अगर सूर्य ज़्यादा गर्म है तो फिर वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेज वहाँ से रिलीज होंगी, लेकिन पृथ्वी कम गर्म है। दूसरा है कि जो पिंड कम गर्म होगा वो क्या करेगा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को रिलीज करेगा। ठीक है, और दीर्घ तरंग दैर्घ्य की किरणों की यह प्रवृत्ति होती है कि इनकी भेदन क्षमता कम होती है। भेदन क्षमता कम होना या अधिक होने का अर्थ ही होगा वायुमंडल से, अगर शॉर्ट वेवलेंथ की किरणें हैं तो वो वायुमंडल को भेद करके पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएंगी, लेकिन अगर लॉन्ग वेवलेंथ की किरणें हैं तो उनकी भेदने की क्षमता कम है, तो ये पृथ्वी से निकलेंगी तो ये किरणें, लेकिन वायुमंडल को भेद कर सीधा अंतरिक्ष को नहीं जा पाएंगी। इनके लिए मुसीबत है कि इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वायुमंडल को भेद लें। तो क्या ये सौरिक ऊर्जा हीट के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में ही रह जाएंगी? नहीं, ये जाएंगे अंतरिक्ष में, लेकिन वायुमंडल को परत दर परत गर्म करते हुए ये ऊष्मा वायुमंडल को बाहर निकलेगी। और यही वजह है कि सूर्य से जो सूर्यातप आ रहा है वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में आ रहा है, इसलिए वायुमंडल को चीर के सीधा पृथ्वी तक पहुंचता है वो, इसलिए वायुमंडल सौरिक ऊर्जा से गर्म नहीं होता। लेकिन पृथ्वी से जो ऊर्जा निकाली जाती है, जो ऊष्मा निकलता है पार्थिव विकिरण के रूप में, ये विकिरण वायुमंडल को चीर के बाहर नहीं जा पाता है, बल्कि वायुमंडल को गर्म करते हुए धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के गर्म होने के पीछे सूर्य जिम्मेदार है या पृथ्वी? तो पृथ्वी, यानी वायुमंडल हमारा प्रत्यक्ष रूप से सौरिक ऊर्जा यानी सूर्यातप से ना गर्म होकर के पृथ्वी की ऊष्मा से अर्थात पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। और यही वजह है कि जब आप पृथ्वी की सतह को छोड़ करके वायुमंडल में ऊपर बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वायुमंडल का तापमान कम होने लगता है।
यानी पृथ्वी से ऊंचाई पर, सतह से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के गर्म होने का सोर्स तो पृथ्वी है ना। और आप देखेंगे कि जो गर्म पदार्थ, जो गर्म पिंड होता है, जब आप उसके पास होते हैं तो ज़्यादा गर्मी होती है, जब आप उससे थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगते हैं तो तापमान कम होने लगता है। आपने ठंडी में आग जला के हाथ तो सेंका ही होगा, वही समझ लीजिए। वो आग जो है, मान लीजिए अगर पृथ्वी की सतह है, तो जब आप आग से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगते हैं तो फिर आपको कम गर्म महसूस होता है, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उस आग का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है। तो जब आप वायुमंडल में पृथ्वी की सतह को छोड़ते हैं तो वायुमंडल में जाने पर तापमान में कमी आती है। ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से कमी आती है। इसे सामान्य तापराश दर कहते हैं। इस पे और भी बातें हम करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानते रहे। अब अगर बात की जाए कि सूर्यातप जो है, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाए कि सूर्यातप कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, इसको अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो वो कौन से कारक होंगे? तो एक कारक तो ऐसे होंगे जो पृथ्वी से संबंध रखते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से जुड़े कारक होंगे, और एक कारक ऐसे होंगे जो पृथ्वी से नहीं बल्कि सूर्य से संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा देने वाला सूर्य है और प्राप्त करने वाला कौन है? पृथ्वी है। तो इन दोनों के पास ऐसे कारक होंगे जो उस ऊर्जा की मात्रा को कम या ज़्यादा करने में भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सूर्य से संबंधित कारक हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। तो एक सन स्पॉट होता है, सौर कलंक। सौर कलंक, इसको अंग्रेजी में सन स्पॉट कहते हैं। कभी सुबह या शाम को आप सूर्य को देखिए तो उसमें कुछ धब्बे नज़र आते हैं, वही होता है सौर कलंक। ठीक है, इस पर हम और भी बातें करेंगे अगले क्लासेज में। ऐसे पेरीहेलियन और अपहेलियन की स्थिति है, मैंने बताया है कि जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होगा तो फिर पृथ्वी को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसे पेरीहेलियन कहते हैं। जनवरी के समय 4 जनवरी को, 3 जनवरी को ये स्थिति होती है। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य के दूर होगी, यानी अपहेलियन के समय, ये जुलाई में ये घटना होती है। भाई सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। चक्कर लगाते समय पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये पृथ्वी है ये, और यहाँ पे है सन। तो एक समय ऐसा आता है जनवरी में जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है और फिर ये घूमते घूमते यहाँ पर आती है, तब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूरी पे होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, और पेरीहेलियन का मतलब उपसौर या अपसौर जो आप समझते हैं। इस समय अब क्या स्थिति होगी कि सूर्य की से ज़्यादा ऊर्जा पृथ्वी को मिलेगी, लेकिन जब पृथ्वी यहाँ पहुँच जाएगी जुलाई के समय तो सूर्य से काफ़ी दूरी पे है, इसे बोलते हैं अपहेलियन, और ये घटना होती है जुलाई में। अब सूर्य से कम ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि पृथ्वी काफ़ी दूरी पे है। तो दूसरा कारक जो होगा वो क्या होगा? पेरीहेलियन या अपहेलियन। ये भी सौरिक ऊर्जा को या सूर्यातप को प्रभावित कर रहा है, और ये सूर्य से जुड़ा हुआ कारक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कारक है। इसके बाद में फिर बात आती है सूर्य का जो आपतन कोण है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और सूर्य से जो, और यहाँ पे ये पृथ्वी है, अर्थ। तो सूर्य से जो प्रकाश जा रहा है, ऊर्जा जा रही है, वो पृथ्वी पर ऐसे पड़ रही होगी। ठीक, अब अगर इस पे पृथ्वी पर एक ऐसे इस रख दिया जाए कोई कागज़ का टुकड़ा, तो ये जो कोण बन रहा है ऐसे जाके ऐसे, आप ध्यान से देखें, तो जब पृथ्वी की सतह पे ऐसे कोई चीज़ रख दिया जाए तो सूर्य के जो इंसुलेशन है और जो पृथ्वी की सतह है उसमें एक कोण बन रहा होगा। ये जो कोण बन रहा है यही सूर्य का क्या है? आपतन कोण है। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर भी यहाँ पे तो लंबवत किरणें पड़ रही हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है। लेकिन जब पृथ्वी घूमते घूमते ऐसी स्थिति आ जाए, आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जाने पर आपको मिलता क्या है कि सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है बल्कि तिरछा प्रकाश पहुंचता है। वह होता है सूर्य का आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण की वजह से भी ये ऊर्जा कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी कभी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर
सूर्य का आपतन कोण कम होता है या फिर क्या होता है, अधिक होता है। तो ध्यान रहे कि सूर्य का आपतन कोण कम होता है, तो सूर्य का आपतन कोण भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। अब अगर टेरेस्ट्रियल की बात की जाए यानी पृथ्वी से जुड़े हुए कारकों की बात की जाए तो वायुमंडलीय संगठन एक बड़ा कारण है पृथ्वी पर इंसोलेशन की मात्रा को प्रभावित करने के लिए। क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे धूल कण है, अगर इनकी मात्रा बढ़ या घट जाए तो धूल कण है, बादल है, जलवाष्प है, ये सब वायुमंडल में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखीय धूल है, उल्कापातीय धूल है, ज्वालामुखीय धूल, ये सारे ऐसे कारक हैं जो कहीं ना कहीं सूर्यातप यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, सतह तक आने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इनकी मात्रा बढ़ जाए तो फिर कम प्रकाश प्राप्त होगा, इनकी मात्रा अगर घट जाए तो साफ सुथरा बादल होगा तो अधिक प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है। फॉरेस्ट कैनोपी है, फॉरेस्ट कैनोपी का अर्थ हो गया क्या कि जो जंगल हैं वो कितने घने हैं, अगर घना जंगल है तो क्या प्रकाश सतह तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर जंगल बिरले हैं, जो वृक्ष हैं वो विरल हैं, तो फिर निश्चित रूप से प्रकाश सतह तक पहुंच सकता है। तो ये सारे कारक ऐसे हैं जो सूर्यातप यानी सूर्य से आने वाले तापमान को प्रभावित करते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। ठीक है। कि पृथ्वी पर कितना प्रकाश पहुंच पाएगा, कितनी सौर ऊर्जा या सूर्याताप पहुंचेगा, ये सब कहीं ना कहीं उसके मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी बातें थी सूर्यातप के बारे में, और हमने देखा कि सूर्य से जो प्रकाश सौर ऊर्जा के रूप में या फोटान के रूप में रिलीज होता है पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, और पृथ्वी तक पहुंचने में उसे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और पृथ्वी उसे कैसे एब्जॉर्ब करती है और फिर कैसे रिलीज करती है। ठीक। आगे की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।